जो क्लैरिटी की बात आती है, मेरा एक फार्मूला है, बेसिक फार्मूला है ट्रिपल सी का। आपकी क्वालिटी मैटर करती है, इफिशिएंसी मैटर करती है, घंटे उनके मैटर नहीं करते। कितने घंटे हो सकता है कि मैं बहुत अच्छी इफिशिएंसी के साथ बहुत लंबी सिटिंग कर लूँ। कई बार हमारा इमोशनल ब्रेकडाउन रहता है, या कुछ हो गया, किसी दोस्त के साथ बात बिगड़ गई, कुछ हो गया, तो हो सकता है 2 घंटे भी ना पढ़ पाऊँ। वी आर ह्यूमन बीइंग नहीं यार, मतलब हम तो ऐसा नहीं कि रोबोट हैं कि भाई हमने फीड कर दिया, अब 4 घंटे पढ़ना है तो 4 नहीं कर सकते। हम 12 भावों से मिलके बने हैं, जिसमें सुख भी है, दुख भी है। ये सबको पता है कि हाँ कंसिस्टेंसी जरूरी है, लेकिन करें कैसे? ये कभी सिखाया नहीं गया, आएगा कैसे? देखिए होता है क्या है ना कि जब आपका रास्ता लंबा होता है ना सांग, तो आप बहुत जल्दी असेस करने लग जाते हो। जैसे मान लो लंबी दूरी होती है, तो आप भी अगर यात्रा करो उठा जाते हो, कब आएगा कब आएगा कब आएगा। कई बार ट्रैफिक फंस जाओ तो और दिक्कत रहती है। ऐसा बोल देते हैं कि आपके पास 2-3 काम होने चाहिए, पढ़ना है, नहीं तो सोना है, और दैट इज इट। और इसमें मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये एग्जाम माइंड का है, तो एक हेल्दी माइंड की शुरुआत एक हेल्दी बॉडी से होती है। जो फिट है ना वही रिच है। ये न्यू फ्लेक्स है। फ्लेक्स है ये जन जी के लिए हमारे। क्योंकि अगर आप फिट नहीं हो ना, तो आपके पास सब कुछ होते हुए भी किसी काम का नहीं। ये सदियों से पहले चला रहा है। कभी आप देखोगे इनकम टैक्स को लोग ऊपर रखते हैं प्रेफरेंस में, सबका यही होता है ना कि आसपास जो समस्याएं हैं हम उसको जाके डायरेक्ट कैसे डील करें, कैसे समस्या का सुलझावा करें। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नहीं पा पाता है मंजिल, जिसको दिखेगी साफ वही आगे बढ़ जाता है। मन में हो यदि दिशा सही, तो भ्रम से नहीं घबराएंगे हम। दृढ़ संकल्प का दीपक बन हर तूफान से टकराएंगे हम। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका फैकल्टी चंदन शर्मा फॉर हिस्ट्री एंड करंट अफेयर्स। मेरे साथ शशांक सर भी मौजूद हैं, जो आपके PSIR ऑप्शनल के एक जाने माने फैकल्टी हैं। एंड वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट अमंगस्ट अस, नरेंद्र यादव सर, जो कि 2009 बैच के IRS ऑफिसर हैं। करंटली सर फिट इंडिया कैंपेन के एम्बेसडर भी हैं। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू चंदन, थैंक यू। तो सर जैसा कि स्टार्टिंग में ही हमारी ये जो काव्य पंक्तियाँ थी ये भी कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को एक मैसेज दे रही थी कि लाइफ में अगर हमने सक्सेसफुल होना है तो क्लैरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट की इंग्रेडिएंट है। सही बात है। और UPSC आपने भी प्रिपरेशन की है, हमने भी किया, तो उसमें ज़्यादातर बच्चों को प्रिपरेशन के टाइम पे पता ही नहीं होता कि वो किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने फिल्म्स देखी हैं, रील्स देखी हैं, और दिमाग में एक वेग आइडिया है। तो सर सबसे पहले मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप अपने साइड से थोड़ा क्लैरिटी दें। देखो जो क्लैरिटी की बात आती है, मेरा एक फार्मूला है, बेसिक फार्मूला है ट्रिपल सी का जी। उसमें क्लैरिटी नंबर 1 पे है, 3 C हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्लैरिटी ही है। आपको जीवन में कुछ भी करना है, तो अगर आप क्लियर ही नहीं हो क्या करना है, तो आप कहीं नहीं पहुंचने वाले। सपोज करो कि आपको प्रयागराज जाना है, तो प्रयागराज की ट्रेन का ही टिकट लेना पड़ेगा। उतनी क्लैरिटी आपको रहेगी तभी तो आप प्रयागराज पहुंचोगे ना, उस ट्रेन में बैठना पड़ेगा जी। अब आप सोच तो रहे हो कि आप प्रयागराज जाना है और घूम रहे हो, टिकट भी नहीं ले रहे हो, तो कैसे पहुंचोगे? नहीं पहुंचोगे। तो सबसे पहली चीज़ है कि मन में क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको जाना कहाँ है। अगर UPSC करना है तो UPSC क्लैरिटी होनी चाहिए। कोई भी एग्जाम देना है XYZ, या एग्जाम के इतर भी बच्चे का लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं ना, तो तभी होगा जब क्लैरिटी होगी। पहला C। दूसरा चीज़ क्या है? कॉन्फिडेंस, कि मैं ये काम कर सकता हूँ, या उसका कन्विक्शन। कई बार क्या होता है कि ठीक है हमें क्लैरिटी तो हो गई, ये लक्ष्य है हमारा, वहाँ पहुँचना है, लेकिन हमारे अंदर कन्विक्शन ही नहीं होता, कॉन्फिडेंस ही नहीं होता कि मैं इसे कर सकता हूँ। उन्हें लगता है यार जो ये एग्जाम पास करते हो तो पता नहीं कौन से प्लैनेट से आते हैं, पता नहीं क्या मतलब क्वालिटी होगी, मेरे अंदर तो वो क्षमता है ही नहीं है। तो वो जो अंदर जो कन्विक्शन है ना, जो कॉन्फिडेंस है, वो भी होना बहुत ज़रूरी है कि मैं इसे कर सकता हूँ। मैं एग्जांपल हमेशा देता रहता हूँ कि जो मेरा रूम पार्टनर था ना, सुबह उठते थे ना, तो शशांक क्या बोलता था वो कि भाई 0.001% 2% होते हैं, पता नहीं अपना सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। आप समझो, उसको अपने ऊपर भरोसा नहीं, मैं नेम नहीं लूँगा, भरोसा नहीं है। वो सुबह उठ के डेली यही बोले, यार मैं बोल रहा हूँ भाई देख यार ये UPSC का सिलेबस है, मैं ये सिलेबस तैयार कर रहा हूँ, इसमें से अगर कुछ पूछेगा तो मैं लिख के आऊँगा। अगर मैं लिख के आऊँगा तो नंबर क्यों नहीं आएंगे? अगर सही लिख के आऊँगा तो सही बात है। अब सिलेक्शन होना नहीं होना बात मैं नहीं सोचता, कुछ पूछेगा मैं लिख के आऊँगा, नंबर आएंगे, सिलेक्शन तो ऑटोमेटिक होना है, वो तो बाई प्रोडक्ट है। हम उस पर क्यों सोचे डेली बैठ के? यही चीज़ आपकी गीता में बोली गई है कि भैया प्रोसेस पे ध्यान दो, अपने कर्म पे ध्यान दो, आपको क्या करना है उस पे फोकस करो, रिजल्ट तो ऑटोमेटिक आएगा, उसका कोई इशू ही नहीं है। तो कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन भी होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। दूसरा C।
आपने जब बात छेड़ी दी है क्लैरिटी की, तो बच्चों को पूरा ही ज्ञान दे देता हूँ। तीसरा सी सबसे इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब कि आप लगातार किसी चीज को कितने दिन तक कर सकते हो। देखो नॉर्मली क्या होता है, लोग फिटनेस की भी बात मेरे से करते हैं, मैं उनसे वही बोलता हूँ कि सपोज करो आप हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज, मतलब आधा घंटा आपको फिटनेस करनी है। मैं और थोड़ा सा उनके लिए ईज कर देता हूँ कि भाई 24 घंटे होते हैं, 24 मिनट तो करो यार, 1 घंटा 1 मिनट तो करो। आप सोचो कि अगर आप 24 मिनट भी कर रहे हो या 20 मिनट भी कर रहे हो मान लो, तो अगर आप 365 दिन करोगे कितना ज़्यादा आप का समय हो जाएगा। उसी तरह पढ़ाई है, अगर आप लगातार कर रहे हो, कंसिस्टेंसी के साथ लगे हो, भले आप 4 घंटा डेली पढ़ रहे हो, लेकिन अगर लगातार कर रहे हो तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। सही बात है। बहुत बच्चे क्या होता है कि 12 घंटे 18 घंटे के चक्कर में जो इसी में फंसे रहते। कितने घंटे पढ़ना चाहिए जी। आपकी क्वालिटी मैटर करती, इफिशिएंसी मैटर करती है, घंटे उंटे मैटर नहीं करते। कितने घंटे, हो सकता है कि मैं बहुत अच्छी इफिशिएंसी के साथ बहुत लंबी सीटिंग कर लूँ। कई बार हमारा इमोशनल ब्रेकडाउन रहता है, या कुछ हो गया, किसी दोस्त के साथ बात बिगड़ गई, कुछ हो गया, तो हो सकता है 2 घंटे भी ना पढ़ पाऊँ। वी आर ह्यूमन बीइंग ना यार, मतलब हम तो ऐसा नहीं कि रोबोट हैं कि भाई हमने फीड कर दिया अब 4 घंटे पढ़ना है तो 4 नहीं कर सकते। हम 12 भावों से मिलके बने हैं जी, जिसमें सुख भी है, दुख भी है, और जेलस वाली फीलिंग भी है। तो भाई कौन सी हमारे ऊपर हावी है। अब किसी बच्चे के साथ कुछ हो गया है तो कहाँ पढ़ेगा वो बैठ के, 2 दिन तो डिस्टर्ब रहेगा। घंटे घंटे में नहीं नापना है, क्वालिटी के साथ रखना है। तो ये 3 C के साथ जो है ना, क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस या कन्विक्शन और आपकी कंसिस्टेंसी, अगर ये तीनों है तो सफलता की गारंटी है, आप बोल सकते हो। फिर स्टूडेंट्स अपने आप को थोड़ा आइडियलिस्ट देखने लगते हैं कि जब तक मैं ऐसा नहीं होऊंगा तब तक शायद क्लियर नहीं होगा। जैसे आपने कहा कंसिस्टेंसी, तो क्या कंसिस्टेंसी के ये मायने हैं कि अगर मुझे 8 घंटे हैं, मैं 8 घंटे क्वालिटी या 4 घंटे क्वालिटी बस उसको करता रहूँ। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि अगर 2 दिन बाद, हो सकता है तीसरे दिन वो नहीं कर पाए वो काम जो उन्हें करना था, उन्हें सेल्फ डाउट आने लगता है, गिल्ट में चले जाते हैं। और ये गिल्ट में मैंने कितने सारे टैलेंट्स को मरते हुए देखा है। बिल्कुल। तो आपके सामने जब ये चैलेंजेस आते थे तो आप कैसे डील करते थे? क्योंकि ये सबको पता है कि हाँ कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, लेकिन करें कैसे, ये कभी सिखाया नहीं गया, आएगा कैसे? देखिए होता क्या है ना कि जब आपका रास्ता लंबा होता है ना सांग, तो आप बहुत जल्दी असेस करने लग जाते हो। जैसे मान लो लंबी दूरी होती है तो आप भी अगर यात्रा करो उगता जाते हो, कब आएगा कब आएगा कब आएगा। कई बार ट्रैफिक फंस जाओ तो और दिक्कत रहती है कि यह मतलब 40 किलोमीटर भी 400 किलोमीटर के बराबर लगने लग जाते हैं। तो बच्चों के साथ भी यही होता है। नॉर्मली क्या होता है कि आपकी जो गोल है ना, जो आपका लक्ष्य है, थोड़ा दूर दिखता है, तो उनको लगता है मैं अभी यहाँ पहुँचा हूँ, थोड़ा असेस कर लूँ भाई क्या है क्या नहीं है। मान लो मैंने कोई क्विज अटेम्प्ट किया या कोई लिखा, उसमें अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाया, तो उनको लगता है यार अभी तो बहुत दूर जाना है, वहाँ तो पता नहीं क्या होगा, मैं यही नहीं कर पा रहे, इतनी दूरी का नहीं कर पा रहे हैं। सही बात है। तो मैं हमेशा बोलना चाहता हूँ कि हमें टोटलिटी में देखना चाहिए। आज आप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, या मान लीजिए आप 2 महीने पढ़े हैं, आप जिस लेवल पे आप अपने आप को उम्मीद करते हैं होना चाहिए, नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ छोड़ दें या अपने लिए एक बहाना ढूंढ लें। देखिए अगर आपको कुछ करना है ना तो आप उस चीज़ को कर लेंगे, लेकिन अगर नहीं करना है तो एक बहाना जरूर ढूंढ लेंगे कि मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, मैं इसलिए नहीं कर पाया। मैं बच्चों को यही कहना चाहता हूँ कि आप जो सोच सकते हैं, अपने आप को डेली असेस मत करो। बस ये है कि आपको पता है इस रास्ते चलना है, ऐसे करना है, तो करते रहो, भले आपके नंबर कम आ रहे हो। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो मुझे तो यूपीएससी तैयारी नहीं करनी चाहिए थी। 46% हाई स्कूल में लेके मेरे को तो हिम्मत ही नहीं जुटानी चाहिए थी कि भाई मैं न केवल हाई स्कूल, आप अगर परसेंटेज देखोगे तो कितने पुअर परसेंटेज है, 53% है, 56% है, 56%। तो आज अगर आ जाए तो माँ बाप तो बच्चे को डिसोन कर देंगे, मेरा बेटा तो वही नहीं है, पता नहीं किसका। मतलब आजकल परसेंटेज कितनी मारा मारी है। सही बात है। तो मैं अगर अपने आप को असेस करता तो कहाँ ही आता, मतलब कॉन्फिडेंस ही नहीं होता तो मैं तो एग्जाम के लिए बैठता भी नहीं। लेकिन मुझे पता था यार मैंने पढ़ा नहीं, इसलिए नंबर नहीं आए। तो इमोशनल ब्रेकडाउन होने का जरूरत है ही नहीं किसी बच्चे को। उनको क्या है कि भाई ठीक है लंबी जर्नी है, लगे रहना है, निरंतर करते रहना है। ठीक है, आज आपका मान लीजिए टेस्ट दिया, अच्छे नंबर नहीं आए, तो आप ये नहीं कि आप डिमोरलाइज हो जाएं। आप ये देखिए कि भाई आपका कौन सा क्वेश्चन कहाँ से छूटा, क्या तैयारी नहीं थी, उसको आप रेक्टिफाई करने की कोशिश करिए। आपका कंपटीशन किसी से नहीं है, सिर्फ अपने आप से है। आप कैसे अपने आप को डेली बेहतर बना रहे हैं, कैसे इंप्रूवमेंट अपने आप में लेके आ रहे हैं, उसको असेस करिए आप।
सर इसमें ना एक आजकल के बच्चों की ना थोड़ी सी एक गलतफहमी आ जाती है। जैसे आपने बताया कि परसेंटेज के पीछे भागते हैं बच्चे, तो एक उन्हें लगता है कि बस पढ़ना ही है हमारे जीवन में। कई लोग मोटिवेशन देने के चक्कर में ऐसा बोल देते हैं कि आपके बस 2-3 काम होने चाहिए, पढ़ना है, नहीं तो सोना है, और दैट इज़ इट। और इसमें मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये एग्ज़ाम माइंड का है, तो हेल्दी माइंड की शुरुआत एक हेल्दी बॉडी से होती है। करेक्ट है, सही है। तो इसमें सर आप मतलब आज की जनरेशन को, आज के जो एस्पिरेंट्स की जनरेशन है, उसको कोई सजेशन दोगे कि अगर वो अपने जीवन में या 24 घंटे में, चलो 24 मिनट नहीं 15 मिनट अपनी फिटनेस का अगर ध्यान रखना हो अलॉन्ग विद स्टडीज, तो क्या एक्सरसाइजेज है जो वो फॉलो कर सकते हैं? देखो, बात एक्सरसाइज पे मैं आऊँगा, उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अभी क्या है चंदन, कि जो भी बच्चा पढ़ रहा है, आप एकदम सही बोल रहे हैं कि भाई ये गेम मेंटल है। मेंटल हेल्थ आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे फिजिकल हेल्थ से। सही बात। अगर आप क्या होता है कि पता चला लंबी लंबी सिटिंग कर रहे हो, जो आपने बोला मोटिवेशन देने के लिए कितने घंटे, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि आपका पूरा इकोसिस्टम बॉडी के अंदर का वो बिगड़ता है। आप अगर बहुत ज़्यादा कतई नहीं अगर बैठे रहोगे तो आप एकदम उस मोड में चले जाओगे ना, जहाँ इनएक्टिव हो जाते हो आप। मेंटली आप बहुत एक्टिव हो, लेकिन फिजिकली आप एकदम एक्टिव नहीं हो। तो उससे क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो रीजनरेशन होनी चाहिए चीज़ों की, मसल्स की, इन सब चीज़ों की, वो नहीं हो पाती ढंग से। तो एटलीस्ट आप जानते हैं मसल टूटती है तो नई मसल बनती है, नया ग्रोथ होती है, चीज़ें होती हैं, वो बच्चा एकदम छोड़ देता है प्रिपरेशन के दरमियान। तो और उसका धीरे धीरे क्या होता है कि जब उसकी शरीर जो है, क्या होता है कि जो उसके अंदर एंटीबॉडी है या जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता, वो भी धीरे धीरे कम होने लग जाती है। आप जितना फिट रहोगे, हेल्दी रहोगे, उतना ज़्यादा आपकी बॉडी इम्यून रहेगी, इम्यूनिटी अच्छी रहती है। तो जो मेंटल हेल्थ है ना, धीरे धीरे वो भी खराब होती है। मैं कई बच्चों को ऐसे देखा हूँ सांग जी कि एग्जाम आता है तो 10 लग जाते हैं, एग्जाम आता है तो पता नहीं इतना प्रेशर लेते हैं एग्जाम का कि बुखार आ जाता है। सर मेरा तो पेपर खराब हो गया, रात में मेरे को नींद नहीं आई, सर मेरा ये। एक्चुअल में क्या होता है, बहुत अच्छे उनकी तैयारी होती है, लेकिन एग्जाम वाले दिन जो है ना मैनेज नहीं कर पाते, तो वो दिक्कत हो जाती है। तो मैं यहाँ पे बच्चों को यही सलाह देना चाहूँगा कि एक एग्जाम है, एग्जाम की तरह ही लो। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी कोई चीज है, कुछ भी नहीं है यार। सिलेबस है, लोगों ने क्या है कि उस एग्जाम को पास करने के बाद आप थोड़ी अच्छी जगह पहुंच जाते हो तो उसको बहुत बड़ा बना दिया इस एग्जाम को। उतना बड़ा भी नहीं है एग्जाम, जितना बड़ा लोगों ने परसेप्शन क्रिएट करके और उतना घंटे पढ़ने की बात। मैं अगर रियल एग्जाम्पल दूं तो मैं हमेशा बोलता हूं आपकी निरंतरता ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। कि आप कंटिन्यूटी का मतलब ये भी नहीं 7 दिन लगे रहो, घिसे रहो, 4 घंटे में पढ़ी। भाई आप इंसान हो, इंसान की तरह रहो, पढ़ो, लेकिन मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों के साथ अगर चिल करने का मन कर रहा है जाओ, अगर आसपास घूमने का मन कर रहा है घूमो, क्योंकि मेंटल हेल्थ अपने आप को मतलब उसको सही रखना, किसी से बात करना अच्छा लग रहा है बात करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी प्रति अपनी अवेयरनेस रखो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कितना टाइम मैंने कहाँ खर्च किया है और कितना मुझे फोकस होकर काम करना है। वो अवेयरनेस रखना, इमोशन में नहीं फंसना है किसी चीज के। वो आईना साफ होना चाहिए, आईना क्लैरिटी, वही क्लैरिटी वाली बात आ गई। आपको अवेयरनेस रहनी चाहिए कि भाई मेरे को 6 घंटे थे, मैंने 1 घंटे अपने इधर डाल दिए, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, दोस्तों के साथ आनंद ले लिया, 5 घंटे मुझे पढ़ने हैं। अब पढ़ने हैं मतलब पढ़ने हैं, वो अवेयरनेस आपको डेवलप करनी पड़ेगी। आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। प्रेशर लेने, सर देखो आप कितना ही प्रेशर ले लो, उससे कुछ नहीं बदलने वाला। अगर सुधारना है ना तो अपने आप को सुधारना पड़ेगा। कुछ भी अचीव करना है तो अपने आप को सुधारना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि जो है आप प्रेशर ले लोगे चीजें सुधर जाएंगी। बिल्कुल सर। सामान्य परिवर्तन करके, सामान्य सा बच्चा अगर सामान्य सी पढ़ाई कर लेना लगातार तो रिजल्ट ले आएगा, नहीं तो सामान्य जीवन ही उसका रहेगा। वो भी सच्चाई है, बहुत एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। सही बता। इस सेशन को ना हम 3 पार्ट में डिवाइड करते थे, क्योंकि बच्चों की डिमांड्स आ रही थी कि सर से फिटनेस पे ज़रूर बात करनी है, साथ में सर्विस पे बात करनी है। आपके IRS के बारे में जो मिथ होंगे या अंदर कुछ ऐसे सवाल होंगे जो कई बार ना तो बुक्स में आपको मिलेंगे ना न्यूज़पेपर में मिलेंगे। सर न्यूज़पेपर में तो कहीं सर्विस के बारे में कुछ पता लगता है और उसके बाद हम एग्जाम पर भी फोकस करेंगे कि स्पेसिफिक क्या चैलेंजेस सर फेस कर रहे थे और कैसे उन्होंने हैंडल किया, जिससे आप रिलेट कर पाएं कि बीइंग एन एस्पिरेंट आप जिस स्टेज पर हैं, एक टाइम पर नरेंद्र सर वहीं थे और आज वो यहाँ हैं। और एक चीज़ और सरप्राइजिंग है, आप गेस कर सकते हैं कि इनकी कितने साल की सर्विस हो चुकी है। अभी हिंट दिया था इन्होंने तो मतलब इतने टाइम बाद वो जो कह रहे हैं ना कंसिस्टेंसी, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं सर, जैसे फिटनेस है, फिटनेस आप ना पैसों से खरीद सकते, सही बात है, ना पावर से खरीद सकते। वो अपने आप में एक एम्बॉडीमेंट है कि यार कुछ बंदे का उसूल है, वो उसको कर रहा है। आज के समय में सांग भाई फिट इज न्यू रिच। बिल्कुल सही है, जो फिट है ना वही रिच है। ये न्यू फ्लेक्स है, न्यू फ्लेक्स है जन जी के लिए हमारे। क्योंकि अगर आप फिट नहीं हो ना
तो आपके पास सब कुछ होते हुए भी किसी काम का नहीं है, किसी काम में। सही बात है सर। क्योंकि आप कुछ इंजॉय ही नहीं कर सकते हो, सही बात है। किसी चीज का आनंद नहीं ले सकते हो। आप फिट हो तो आप जो मर्जी इंजॉय करो, अल्टीमेटली भोग तो शरीर से ही करना है। शरीर तो सही रहनी जरूरी है और दिमाग भी सही होना बहुत जरूरी है। जी सर। सही बात है। सर फिटनेस, जब हम प्रिपरेशन के दौरान की बात करते हैं तो एक क्वेश्चन लोगों के मन में आएगा कि भाई सर का तो सिलेक्शन हो गया, ठीक है, IRS बन गए, क्लास 1 सर्विस ऑफिसर हैं, तो अब तो सर फिट हैं, लेकिन तैयारी के दौरान उस समय क्या चैलेंजेस थे आपके? क्योंकि वही चैलेंजेस ये फेस कर रहे हैं, उसमें वो क्या करें? मतलब चाहे डाइट की बात करें, मैं बच्चों से एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो कई बार क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा जंक फूड खाने लग जाते हैं। जंक फूड मतलब 2 मिनट में मैगी बन जाती है तो मैगी खा लिया, कुछ भी इस तरह का जो भी चीज़ है। पहली बात तो आप अपने जो घर का खाना है उस पर रिलाई करें। और 3 बेसिक टिप्स मैं इनको देना चाहता हूँ बच्चों को। अपने पास मंचिंग के लिए कुछ मिक्स सीड्स आती हैं जिसके अंदर बहुत सारे इसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं और उसके अंदर मिनरल्स, तो आप वो कंज्यूम करना चाहिए। और आजकल क्या होता है, जब सीजन चल रहा होता है तो आपको फ्रूट्स डेली कुछ ना कुछ कंज्यूम करना है ताकि जो विटामिन और मिनरल्स है वो आपको प्रॉपर मिलते रहे। क्योंकि आप बच्चों ये जानो कि चाहे विटामिन हो, चाहे मिनरल्स हो, चाहे फैटी एसिड्स हो, आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटी हो रही है, जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, सब में इनकी रिक्वायरमेंट है। सही बात है। अगर अगर आपको दिमाग भी स्वस्थ रखना है तो लोग बोलते हैं वॉलनट खाओ। क्यों खाओ? क्योंकि उसके अंदर हेल्दी फैट्स है, ओमेगा 3 है, ओमेगा 6 है, वो आपको चाहिए। तो इसीलिए जो मिक्स सीड्स मैं बोल रहा हूँ बहुत सस्ते होते हैं, बहुत अफोर्डेबल होते हैं। आप रख लो, जब मंचिंग करने का मन करे तो आप मंच कर लो। उसमें डिफरेंट काइंड्स के होते हैं। या मखाना आजकल बहुत हाई इन कैल्शियम होता है, लो इन कैलोरी होता है। कई लोगों को मंचिंग करते मतलब पढ़ाई करना नहीं, पढ़ाई करते भूख ज्यादा लगती है, आप इसको मंचिंग कर सकते हो। तो अल्टीमेटली आपका क्या है कि जंक फूड जितना आप अवॉइड करोगे, क्योंकि गंदा कार्ब खाने से आपको फालतू की कैलोरी मिल रही है, कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा आपके शरीर को। तो आप नेचुरल रहो, कोशिश यही करो कि जितने भी नट्स एंड सीड्स हैं आप इनको कंज्यूम करो। और मैं फिर से बोलता हूँ बहुत ज़्यादा महंगे नहीं है, सब अफोर्डेबल हैं। ये मखाना महंगा हो गया है बस सर मखाना अगर आप पॉपकॉर्न ले लो, पॉपकॉर्न की तुलना में इतना ज़्यादा बेनिफिशियल है ना जी। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि भाई आप सिनेमा देखने जाते हो, यू आर फोर्स्ड टू बाई पॉपकॉर्न, वहाँ ऑप्शन ही नहीं होता मखाने का। मैं आप तो स्टार्टअप कर लो, मखाना वहाँ पे रखवा दो। वहां पे हम जैसे लोगों के लिए कुछ होता ही नहीं खाने के लिए, बोरिंग होता है पूरा। बिल्कुल ठीक है। एटलीस्ट मखाना आप खाओगे, मंच कर रहे हो तो उससे नुकसान तो नहीं हो रहा है। पॉपकॉर्न में क्या होता है आप सोचो, दांत में अलग फंसता है। अच्छा, नहीं चीजें हैं ना। तो मैं बच्चों को यही कहना चाहता हूँ, भाई पानी आप जो है ना उसका इंटेक कितना करें, बहुत इंपैक्ट करता है बॉडी के ऊपर कि आप पानी कितना इंटेक कर रहे हैं। आप उसका ध्यान रखें, हाइड्रेट रखें अपने आप को, क्योंकि जब आप दिमागी मेहनत करते हो तो आदमी थकता बहुत जल्दी है। सही कह रहे हैं। और थकता है तो पानी वानी अगर आप प्रॉपर अपना हाइड्रेशन ठीक रख रहे हैं तो सही रहता है। अब एक और चीज आती है, आजकल के बच्चों को प्रोटीन का बड़ा वो रहता है कि भाई मैं कितना प्रोटीन खाऊं, प्रोटीन कितना जरूरी है बॉडी के लिए। तो आप एक चीज जान लो, एज ए न्यूट्रिशनिस्ट, आई एम सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट आल्सो। तो मैं एक चीज ये बोलना चाहता हूँ कि आपका चाहे हेयर हो, चाहे नेल हो, चाहे स्किन हो, सब प्रोटीन से बनता है, एवरीथिंग। तो प्रोटीन तो बहुत जरूरी है। अब प्रोटीन के लिए क्या करना है कि भाई आप अगर नॉन वेज कंज्यूम नहीं कर सकते, नॉन वेज वाले तो ठीक है, ओके है कि आप खा रहे हैं तो आपको मिल जाएगा। वेजिटेरियन के पास बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। तो मैं कहता हूं कि अगर आप दूध पी सकते हैं तो दूध जरूर पिए, क्योंकि दूध के अंदर जो है, अगर 1 गिलास दूध पी रहे हैं तो 12 ग्राम के आसपास प्रोटीन होता है। प्रोटीन मिल जाता है। देखिए कैसीन प्रोटीन होता है दूध के अंदर, बहुत बढ़िया चीज आपने बताई। ये पनीर के अंदर भी कैसीन ही होता है। और कितना प्रोटीन लेना चाहिए, लोग बोलते हैं जितना बॉडी वेट है उसका 1 ग्राम, WHO 0.8 ग्राम बोलता है, लेकिन बहुत सारी एक्टिविटी लेवल है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, कोई ऐसा फार्मूला नहीं है। लेकिन अगर हम 8.8 ग्राम भी ले लें, मान लीजिए 100 किलो का बंदा 80 ग्राम प्रोटीन अगर ले ले तब भी सफिशियंट है। तो प्रोटीन में आप अपनी 4-5 चीजें बहुत क्लैरिफाई कर सकते हैं। एक तो जो इजी है, एग्स अवेलेबल होते हैं, अंडे, एल्ब्यूमिन प्रोटीन। हाँ, अच्छा, आप अंडे आप जरूर कंज्यूम करें। अगर आप एग्स कंज्यूम कर सकते हैं दिन में 2-3 तो मिनिमम करें, 3 के ऊपर 4-5 भी खाएं, कोई दिक्कत नहीं है। अंडे तो खाएं। दूध पिए, दूध बहुत जरूरी है। आप मैं देखता हूँ कि जब बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो उनका जो खाना आता है उसमें दूध तो होता नहीं है, टिफिन आ गई, कुछ आ गया, तो आप बाहर से लेके आए या टेट्रा पैक्स आते हैं उनको ले लें, कंज्यूम जरूर करें उनको। 1 गिलास अगर आप 1 लीटर का लेंगे तो आप 2 दिन भी आराम से कंज्यूम कर सकते हैं, खराब नहीं होता। या डेली जाके आप ले सकते हैं, जैसा भी अवेलेबल हो। तो दूध पिए और अंडे खाएं। इसके अलावा जो हम लोग बोलते हैं ना, राजमा, चावल, दाल, ये सब चीजें ठीक है, लेकिन इसमें जो क्वालिटी ऑफ प्रोटीन है ना वो नहीं होता।
प्रोटीन तो होता है, क्वालिटी ऑफ प्रोटीन नहीं होता। लेकिन और बच्चों के लिए हेल्दी क्या, जो चना होता है सुबह, जो आप कहते नहीं अंकुरित वाला चना और मूंग दाल ये सब है, आप उसको सुबह सुबह खा लें, फाइबर भी जाएगा, बिल्कुल अच्छा क्वालिटी का कार्ब जाएगा और आपको प्रोटीन भी मिलेगा। बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि अपनी डाइट को आप थोड़ा सा समझिए, जंक खाने से बचिए, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे और दिमाग भी आपका बढ़िया चलेगा। और एक और बात है, जो जंक फूड है ना वो महंगा है और हेल्दी डाइट सस्ती है। जैसे जो सर ने सीड्स बताए, चिया सीड, फ्लैक्स सीड, वो सस्ते हैं, राइट। और मैं तो क्या करता था, सोयाबीन के जो बीज आते हैं ना उसको सोक कर दिया रात को। अब सोयाबीन अपने आप में क्वालिटी सोर्स है प्रोटीन का। तो बच्चों को तो आराम से आप हो सकता है, थोड़ा सा आपको ना अवेयर रखना है जी। अच्छा, एक चीज़ और है सर, जैसे बच्चे 3-3 घंटे की क्लास लेते हैं, जीएस की क्लास है, ऑप्शनल क्लास है, तो कितने सारे बच्चों को ना डिजीनेस हो जाती है बीच में, वो क्लास कंप्लीट नहीं कर पाते और उनको गिल्ट इस चीज़ का रहता है कि यार शायद आई एम नॉट गुड इनफ, मैं कर भी पाऊंगा कि नहीं, मेरा मन नहीं लग रहा क्लास में। लेकिन कहीं ना कहीं वो फिजिकल इशू भी है। हमारे देश में डायग्नोस्टिक्स पे मतलब उतना फोकस नहीं है, उतना अवेयरनेस नहीं है। जैसे बाहर अगर कोई वो प्रोफाइलिंग करते हैं अपने 6-6 महीने में कि भाई मेरे ब्लड में सब कुछ ठीक है कि नहीं। कितनी बार ऐसा होता है विटामिन फॉर एग्जाम्पल B12, D किसी ना किसी की कमी है और उस वजह से ऐसा हो रहा है। नहीं, विटामिन डी तो सर सबके अंदर डिफिशियंसी आ रही है, क्योंकि हम लोग अब एक्सपोज नहीं हो रहे हैं। और जो B12 की बात की, वो नॉर्मली क्या है, वेजिटेरियन सोर्स में मिलता नहीं है, वो आपको नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज पे ही जाना है, तो उसको सप्लीमेंट करना ही करना पड़ता है। जो बच्चों को आप डिजीनेस की बात करें, कई बार क्या होता है बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होता है ना, जैसे पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आप लॉन्ग सिटिंग कर रहे हैं, पानी भी नहीं पी रहे हैं, तो ये सब भी कम हो जाता है, इसकी वजह से भी होता है। तो एटलीस्ट अपने पास एक आप ड्रिंक रख सकते हैं जिसमें आप थोड़ा साल्ट हो, थोड़ा नींबू हो या पानी हो, उस तरह का, ताकि पोटेशियम और सोडियम और इन सब का जो बैलेंस है वो बना रहे। सर इसमें ना एक चीज नोट करके रखेंगे, अब से हम हमारी क्लास में भी ना मिडवे में हम रिमाइंडर देंगे बच्चों को, आपके एक गिलास पानी ले लो। पानी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, आप खुद लेके बैठो, हम लेंगे, उनका भी मन करेगा। जो पुराने समय चलता रहा ना नींबू पानी, वास्तव में वो क्या होता है, जो सोडियम क्लोराइड, जो सोडियम वगैरह बॉडी के अंदर होता है ना, सबको रिप्लेनिश कर देता है। विटामिन सी भी आ जाती है, विटामिन सी नींबू से आ जाता है। विटामिन सी आप जानते हैं कितना कैटेलिस्ट है हर एक रिएक्शन में, तो आपका ब्रेन काम करता रहता है। सही बात है। तो विटामिन डी का भी सप्लीमेंटेशन जरूरी है, डॉक्टर से कंसल्ट करके, वो डायग्नोस्टिक्स से आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, और अगर कम रहता है तो उसके मेरे ख्याल से कुछ आता है वीक का एक लेना पड़ता है, पाउच आता है, वो ले सकते हैं, वो अपना ले सकते हैं। विटामिन डी का सर मैं ना कई बार स्टूडेंट्स को वैसे रिकमेंडेशन देता हूँ, मैं खुद भी ये फॉलो करता हूँ कि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि नेचुरल लाइट देखते हैं कि सूर्योदय से पहले आ गए ऑफिस और सूर्यास्त के बाद कई बार जाते हैं, तो इसमें वी शुड ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट कि सूर्योदय को देखें, थोड़ी देर 15-20 मिनट कुछ सैर कर लें छोटी सी, और सूर्यास्त के समय पर भी थोड़ा सा बाहर रहें, तो धूप में ही हमारी बॉडी खुद ही। लेकिन सर एक बात बताता हूं, मजेदार चीज क्या है, जब तक आप एक्सपोज नहीं होंगे ना, तब आप कपड़े पहन के चले गए, सूर्य भी देख लिया आंखों से, चेहरा केवल सूर्य को दिखा, हाथ पे आपने डाल, कुछ नहीं बनना सर, वो तो स्किन से बनता है ना। जब अल्ट्रा वायलेट रेजेस आपकी स्किन पे पड़ेंगे ना, सिंथेसिस तब होगा। इसीलिए आप देखें गोवा में जो लोग लेटे रहते हैं, विटामिन डी का असली तो वहां पे ले रहे होते हैं लोग, लेकिन वेदर अच्छा नहीं है यहाँ पे। सही बात। तो आपने तो उसका जो है चेक करके क्या सप्लीमेंटेशन करना है, क्योंकि विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम जो हम खाते हैं ना, उसके मेटाबॉलिज्म के लिए, उसके एब्जॉर्प्शन के लिए, मतलब विटामिन डी की डिफिशियंसी है तो आप कितने दूध पी लेंगे, कैल्शियम कम रह जाएगा। सही बात है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सही बात है। स्टूडेंट्स गोवा ट्रिप अगर कोई प्लान कर रहे हैं, मम्मी पापा नहीं मान रहे, तो विटामिन डी बोलना है। सर IRS में जब आपने ज्वाइन किया तो मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या क्या काम होता है, स्टूडेंट्स को कुछ बताएंगे प्लीज। देखिए IRS जो है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन से अगर आप देखेंगे तो दो हैं यहाँ पे, एक डायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है, एक इनडायरेक्ट है। आप लोग पढ़ाते भी होंगे बच्चों को, दो तरह के टैक्स हैं। तो बेसिकली IRS का काम क्या है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन करना, देश के अंदर जो अपना टैक्स का एडमिनिस्ट्रेशन है। जैसे अब CBDT है तो डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स को, और अगर CBIC है तो अपना इनडायरेक्ट टैक्सेशन हो गया, उसको एडमिनिस्ट्रेशन। अब उसमें क्या चेंजेस लेके आने हैं, कैसे टैक्स कलेक्शन को बढ़ाना है, कैसे जो कंप्लायंसेस हैं वो करना है, कैसे हमारी जो MSMEs हैं उनको कैसे हम और फैसिलिटेट कर पाएँ कि उनकी कंप्लायंस कास्ट बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है टैक्सेशन के नेट में आए, कंप्लायंट बने, टैक्स चोरी रुके। ये सारी चीज़ें जो होती हैं एक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट होती हैं। तो एज ऑफिसर जो है आपको ये सारी चीज़ देखनी होती है, भाई पॉलिसी लेवल पे कैसे हम लोग क्या करें कि इसमें जो है वृद्धि हो, मतलब टैक्स कलेक्शन बढ़े, कंप्लायंस अच्छा रहे, और
कास्ट ऑफ कंप्लायंस भी रिड्यूस हो। जो हमारे छोटे छोटे व्यापारी हैं उनके ऊपर जो है कहीं से भी ऐसा ना हो कि भाई आपको कोई भी कंप्लायंस करनी पड़े तो उसके लिए ज़्यादा पैसा भरना पड़ रहा है, कम से कम रहे। इंटरमीडिएरी का रोल कम हो, मिनिमाइज हो, किसी सीए का या वकील का उनका रोल कम से कम रहे, ताकि जो छोटे व्यापारी हो ग्रो कर सकें। तो ये सारी चीज़ें जो है एक IRS ऑफिसर को एक देखना पड़ता है कैसे कैसे करना है। जैसे करियर प्रोग्रेस होता है सर, तो इन्हीं कामों को करने में जो रोल होता है, जैसे पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन हुआ, फॉर्मुलेशन हुआ, तो ऐसे IRS का करियर कैसे प्रोग्रेस करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा। नॉर्मली जब आप ज्वाइन करते हो तो आपको एक डिवीजन होता है, एक एरिया, जैसे जैसे कलेक्टर का होता है, एक जिला होता है, यहाँ पे डिवीजन बोलते हैं। आपको एक डिवीजन मिलता है कि आप डिवीजन के लेवल पे आप कर रहे होते हैं। वो डिवीजन आपका एक डिस्ट्रिक्ट का भी हो सकता है डिवीजन में 2 डिस्ट्रिक्ट भी हो, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में, तो बड़ा छोटा भी हो सकता है। तो वहाँ पे जितने टैक्स पेयर्स होते हैं आप उस लेवल पे देखते हो। फिर जैसे आप प्रोग्रेस करते जाते हो, जैसे वहाँ पे डिविजनल कमिश्नर होते हैं, वैसे फिर आप जब प्रोग्रेस करते हो तो आपकी हायरार्की बढ़ी जाती है, आपके नीचे ज़्यादा डिवीजन आ जाते हैं। तो ऊपर जब आप धीरे धीरे बोर्ड लेवल तक पहुँचते हो तो आप पूरे देश का ही पूरा टैक्स है, मतलब वो हायरार्की वैसे ही है। जैसे आप ज्वाइन करते हैं असिस्टेंट कमिश्नर करते हैं, फिर डिप्टी कमिश्नर बनते हैं, फिर ज्वाइंट कमिश्नर बनते हैं, फिर एडिशनल कमिश्नर बनते हैं जो प्रेजेंटली मैं हूँ जी। और उसके बाद फिर आप कमिश्नर बनते हैं, फिर प्रिंसिपल कमिश्नर बनते हैं, फिर चीफ कमिश्नर बनते हैं, फिर अगर आप नौकरी आपकी बची है तो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर बनेंगे, और बची हुई है तो आप बोर्ड में मेंबर या सेक्रेटरी लेवल पे जा सकते हैं। तो जितनी यंग एज में बच्चा क्लियर करता है तो वो बहुत अच्छा, उनके कैरियर अगर नौकरी करनी है और उसमें रहना है तो उनके लिए बेस्ट है। एक चीज़ और स्टूडेंट्स को नहीं पता होती कि IRS, जैसे सर ने ज्वाइन किया, ठीक है, अभी सर एक प्रोफाइल में है, लेकिन इससे पहले आपने इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के साथ भी काम किया, और IRS ऑफिसर्स अलग अलग मिनिस्ट्रीज में भी पोस्ट किए जाते हैं। जिस समय पर उनका जो रोल है वो वैसा ही होता है जैसे किसी IAS ऑफिसर का होता है। करेक्ट। उस पर सर कुछ प्रकाश नहीं, मैं देखो नॉर्मली क्या होता है कि आप जब अपने कैडर समझो, पहले आप मान लो कि आप IRS कैडर में हो जी, तो आप IRS वाला काम कर रहे होते हो, बिल्कुल। लेकिन आपके पास चॉइस होती है एक सर्टेन पीरियड आप नौकरी के बाद कि भाई आपने अगर 5-7 साल नौकरी कर ली तो आप अगर अपनी पसंद की किसी भी मिनिस्ट्री में डिप्टेशन पे जाना चाहते हैं तो आप डिप्टेशन पे जा सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि आप वहाँ वही काम करोगे जो यहाँ कर रहे हो। आप XYZ उसे बोलते हैं, हमारे यहाँ CSS जो सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम होती है उसके तहत होता है। तो उसमें क्या होता है, चाहे किसी भी सर्विस का बंदा हो, चाहे IAS हो, IPS हो, IRS हो, अगर सेंट्रल में डिप्टेशन में जाना है तो उसी स्कीम के तहत जाना है। तो वहां पे जाके आप जिस मिनिस्ट्री में, अब मान लीजिए कि आप डिप्टी सेक्रेटरी रैंक पे जाना चाहते हैं तो आपको अपनी सर्विस में ज्वाइंट कमिश्नर होना पड़ेगा, तो आप डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर के लेवल पे जाना चाहते हैं तो एडिशनल कमिश्नर। तो उस तरह से आप वहां जाके अपने मनपसंद आप काम जो है डिप्टेशन पे भी कर सकते हो। वहां सब, जैसे आपने बताया, सब इक्वल है। आप बहुत सारे लोग नीति आयोग में भी जाते हैं, तो वहां पे जाके आप भी वही काम कर रहे हो जो एक IAS कर रहा है, जो एक IPS कर रहा है, जो एक IRTS कर रहा है, या जो रेलवे में है या किसी भी सर्विस में है। दैट इज डिप्टेशन जी। तो सर इसका मतलब कि सेम बैच के जो ऑफिसर हैं, चाहे वो IAS हो, IPS हो, या जितनी भी हमारी 20 सर्विसेज हैं, तो वो सेम पोजीशन पे उनको वहां पे मिलेगी। करेक्ट। तो इसमें सर कई बार ना ये देखा गया है, इवन कुछ सिलेक्टेड ऑफिसर्स भी जब रेवेन्यू सर्विस मिलती है तो कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि और अच्छा हो सकता था, IPS ट्राई करते हैं, IAS ट्राई करते हैं। तो IRS को क्या अंडररेट किया जाता है, और क्या एक्चुअली ये सही है इसको अंडररेट करना? देखो चंदन, क्या होता है कि जो अभी बना हुआ है ना, ठीक है, ये सदियों से पहले चला रहा है। कभी आप देखोगे इनकम टैक्स को लोग ऊपर रखते हैं प्रेफरेंस में, कभी कस्टम्स को ऊपर रखते हैं, GST को ऊपर रखते हैं। आजकल GST या कस्टम्स को ऊपर रखा जा रहा है, इनकम टैक्स को नीचे कर दिया है, प्रेफरेंस जब भर रहे होते हैं लोग। तो अब क्या है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में जब ये सर्विसेज, इसमें 20-22 सर्विसेज हैं अपने UPSC में, तो IAS और IPS को लोग पब्लिक के साथ, देखिए आप क्यों आते हो सर्विस में, आप पब्लिक को डायरेक्ट डील करना चाहते हो कि भाई हमारे आसपास जो समस्याएं हैं, हम लोग सबका यही होता है ना कि आसपास जो समस्याएं हैं हम उसको जाके डायरेक्ट कैसे डील करें, कैसे समस्या का सुलझावा करें। मान लीजिए आप IAS बन जाते हैं तो आप देखते हो ना कि भाई आपका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाला एरिया है, साफ सफाई अपने जिले में करानी है, या कोई एजुकेशन को अच्छे से इंप्लीमेंट करना है, तो आप प्राइमरली डायरेक्ट जुड़ के आप काम करके रह सकते हो। अब लोगों क्या, जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है, आप डायरेक्टली तो जुड़ते नहीं हो, आप पॉलिसी बना रहे हो, पॉलिसी इंप्लीमेंट हो रही है, फील्ड लेवल पे आप इंप्लीमेंट भी करवा रहे हो, इन्फोर्स भी करवा रहे हो, पॉलिसी बना भी रहे हो, इन्फोर्समेंट भी चल रहा है, लेकिन आप जो डायरेक्ट वाला है वो तो नहीं कर पा रहे हो। हाँ, लेकिन जब आप क्या होता है कि इन्वेस्टिगेशन में होते हो तो आप जो व्यापारियों से डायरेक्ट आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, ला रहे हो, तो जैसे पुलिसिंग का काम होता है भाई, वो चोर को पकड़ रहे होते हैं। IRS क्या कर रहा होता है, जो व्हाइट कॉलर चोर है उनको पकड़ रहा होता है कि भाई आपने ये इतना टैक्स चोरी किया, आप इसको भर दीजिए।
तो पुलिस क्या होता है कि भाई जो कोई क्रिमिनल केसेस हो गए, सिविल केसेस मामले हो गए, उनको उठा के ले आता है, भाई आपने ऐसा किया, अब आप चलो अंदर, ये बोलता है आप चलो अंदर भाई। तो दोनों चीजें क्या है कि वहां पे नेचर तो वही हो गया, व्हाइट कॉलर को आप कर रहे हो, वहां पे वो नॉर्मल उसको कर रहे हैं। लेकिन जो चार्म है ना, जो डिफरेंस जो मेरे को समझ में आता है कि ये है कि भाई आप जब उस नौकरी में हो, जब तक आप फील्ड में हो, तो आप डायरेक्ट कुछ जो आप करने का आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो अलग एक्सपीरियंस है जी। इसीलिए लोगों को लगता है कि नहीं यार, अपने को जब कर ही रहे हैं तो ये चीज करनी है। लेकिन अगर आप ओवरऑल मेरे से पूछोगे कि IRS सर्विस को कैसे रेट करना है, जैसे आपका सवाल था कि भाई अंडर रेट है या रेट है, तो ये बहुत पर्सनल होता है। मेरे पास क्या है कि बीइंग एन IRS ऑफिसर, आपके पास थोड़ा पर्सनल स्पेस भी मिलता है। जो फैमिली होती है उसको भी टाइम देना होता है। आप अगर एक फैमिली मैन है तो जी डिपेंड करता है कई बार लोगों के पास। तो अगर आप फैमिली मैन, फैमिली को भी देखना है, बच्चे को भी देखना है, घर परिवार भी देखना है, कई डिपार्टमेंट खुल जाते हैं, ऑफिस तो रहता ही रहता है, पापा मम्मी भी है, सबको देखना है, तो आप अच्छे से मैनेज कर पाते हैं जी यहाँ पे। और सबसे जो कहते हैं ना बेनिफिट जो है, आप मेट्रो सिटीज में मोस्टली रहते हो, एक सबसे जो एडवांटेज होता है ना, आप बहुत रिमोट में नहीं जाते हो। हमारे ऑफिस अगर हेडक्वार्टर होंगे तो कहीं थोड़े ठीक ठाक शहर में ही होते हैं जी। तो उससे क्या होता है, जो बेसिक चीजें हैं ना, अब आप ज्यादा समझदार हो, मतलब बहुत सारी चीजें टेकन केयर हो जाती हैं। सही बात है। वो जो है ना, वो ग्लिच नहीं आता। क्वालिटी ऑफ लाइफ हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बेहतर है। आई मतलब 100% गारंटेड बेहतर है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं है जी। तो बहुत से सर, मैं भी ना अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे क्या था कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ना, जब अटेम्प्ट दोबारा देने पड़ते हैं तो फिर दिमाग में आता था कि चलो सेलेक्ट होना ज़रूरी है। तो उसमें IRS को मेरे को लगता था कि एक बार अवेयरनेस आती है, मैच्योरिटी आती है, तो हम फिर उस चाम से बाहर निकल के उन चीज़ों पे ध्यान देना शुरू कर देते हैं जो एक्चुअली ज़रूरी होती है। मेरे को तो मैं बता तो रहा हूँ, मेरे को तो इतनी अवेयरनेस नहीं थी जब मैं फिल कर रहा था। इनकम टैक्स या कस्टम में किसको ऊपर भरना है, मैं तो कस्टम ऊपर भरा था अपने रैंक के। मेरे को पता ही नहीं था कि इनकम टैक्स क्या कर, ऊपर से दिखता नहीं उसमें जो आता है भाई, 6 नंबर पे ये था, 5 नंबर पे ये था, तो ठीक है यार, ये दोनों समझ में आती है। IAS IPS कुछ समझ में नहीं आता, चलो ठीक है। IRS लोग अच्छा बोलते हैं, अब IRS में कस्टम अच्छा होता है, इनका कुछ नहीं पता। कस्टम ऊपर था, ये इनकम टैक्स से कहीं लिखा हुआ तो उसको पहले भर दिया, फिर बाद में नीचे भर दिया। अब मतलब अवेयरनेस का तो लेवल यही रहता है। लेकिन ये है कि भाई ठीक है, फैमिली लाइफ बैलेंस का जो है, अगर आप खोज रहे हो ये नौकरी में, तो इट कैन बी अ गुड चॉइस, मतलब सर्विस में जो है। तो सर, इसमें कोई आप मोमेंट शेयर करना चाहेंगे कि जैसे 2009 के बाद वो कोई एक स्पेशल मोमेंट जहाँ पे आपको लगा कि हाँ नहीं यार, ये सर्विस सही है और मैं इसी के लिए बना हूँ, इसी में आगे करना? नहीं सर, मैं हमेशा बोलता, जब मैं इन्वेस्टिगेशन में था तो एक केस था इलिसिट ड्रग मैन्युफैक्चरिंग का। तो वहाँ पे एक फैक्ट्री थी बहादुरगढ़ में, वहाँ पे ड्रग्स का जो है मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी। तो मेरे पास इंफॉर्मेशन थी कि वहाँ पे ऐसा ऐसा मेफेड्रान बन रहा है ये। तो भाई हम अपनी टीम लेके वहाँ पे जो है हम लोग प्लान किए, सब कुछ किए, वहाँ पे सर्च करने के लिए गए। और जब वहाँ पे गए तो देखा कि मतलब कैसे चीज़ें जो है मतलब लोग बना रहे हैं इलीगल तरीके से सब। ठीक है, बाद में केस इन्वेस्टिगेट हुआ, बंदा पकड़ा गया, ये सब हुआ। लेकिन उस दिन फील आता है ना कि आप ये कहीं अगर मार्केट में जाता, बच्चे कंज्यूम करते तो क्या होता, तो आप इम्पैक्ट डालते हो ना, वो सेटिस्फेक्शन आता है फिर कि यार ठीक है, आपने एक चीज़ रोका, गलत चीज़ रोकी आपने, ये चीज़ हो रहा था यहाँ पे। तो वो चीज़ जो है ना सर, वो अनमैच्ड होती है, अनपैरेलल होती है, अगर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है और आप ऐसा काम करते हो तो। इसी के लिए इतनी मेहनत जरूरी है, इसी के लिए 100% सर सेटिस्फैक्शन जो कहते नहीं है, आप काम करते हो, कुछ आप कंट्रीब्यूट करते हो बड़े लेवल पे, बड़े स्केल पे, अपने यूथ को बचा रहे हो, लोगों को बचा रहे हो, तो अच्छा ही लगता है सर। एक चंदन, एक और भी तो कुछ क्वेश्चंस आपने सोचा था पॉलिटिशियंस के साथ? जी सर, वो एक्चुअली स्टूडेंट्स को पता था कि आप आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि सर ये भी ज़रा पूछना कि बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन जनरली ना मूवीज़ को देखकर बच्चे बहुत इंस्पायर होते हैं। तो रेड 1 आई थी, फिर रेड 2 आई, तो उसमें ये बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस ये पुलिस एंड IAS से ज़्यादा थोड़ा डरते हैं या IRS एक्चुअली जो है उसकी थोड़ी पावर रहती है? देखो सर, सिंपल सी आप चीज़ समझो, जो इंसान गलत करेगा उसे डरना ही चाहिए। XYZ कोई भी हो, गलत तो किसी को नहीं करना चाहिए। अब क्या होता है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं सरकार की, अगर आप मान लो टैक्स इवेजन कर रहे हो या हवाला कर रहे हो, तो कोई न कोई आके तो पकड़ के ले जाएगा। तो जो पकड़ने वाला है उससे आपको डर तो लगेगा ही लगेगा। और पकड़ने वाला जो है अगर पुलिस है तो पुलिस से लगेगा, अगर वो ED है अब आप नाम आप ले सकते हैं, अगर वो IRS ऑफिसर है तो उससे डर लगेगा सर। जी सर। तो
ऑब्वियस सी बात है सर कि ये चीज़ बहुत ही कंटेक्चुअल है, मतलब आप कंटेक्स्ट में देखिए, संदर्भ में देखिए। मैं तो हमेशा बोलता हूँ भाई क्यों टैक्स चोरी करना है, आप सब कुछ टाइम पे जमा करो, क्यों फ्रॉड करना है, क्यों हवाला करना है, नहीं करना है। तो आपको किसी से डर लगने की जरूरत नहीं है, किसी से नहीं डरोगे। अगर आप करोगे तो आपकी नींद हराम हो सकती है सर, फिर डरना भी चाहिए आपको। तो सर इसमें अपनी सर्विस के टाइम पे कभी आपको ऐसे फील हुआ कि जैसे IRS एंड IAS IPS को हम कंपेयर एक तरीके से अगर करें, वैसे तो सारे आपने बताया कि बराबर ही होती है, खासकर अगर सेक्रेटेरिएट में जाएं, लेकिन कुछ ऐसे मोमेंट जहां पर आपको लगा कि नहीं यार IRS का इन्फ्लुएंसिंग पावर या लार्जर चेंज क्रिएट करने का पावर IRS सर्विसेज में ज़्यादा रहता है? सर देखो, जब आप अगर हम देश लेवल पे बात करें, ठीक है, तो आप जनरल एडमिनिस्ट्रेशन तो वहाँ से आप बना सकते हो भाई, कौन सी स्कीम कैसे लॉन्च करनी है, क्या करना है। लेकिन जब टैक्स की बात आती है ना, तो IRS इज होल सोल वाली बात रहती है कि आप क्या पॉलिसी में। देश किससे चलता है सर? देश से वार्ता कर संचय, कर से ही देश चलता है। अर्थशास्त्र तो ये सर इससे बड़ा सर देखिए कौटिल्य और पॉलिटिक्स के ज्ञाता यहाँ पे है सर। तो अर्थव्यवस्था जो है ना सर, अर्थ जो है ना किसी भी देश की रीढ़ है। जी सर। तो अब ये कंपेयर करना यहाँ पे मुझे नहीं लगता कहीं से भी जस्टिफाइड है। सब अपना अपना काम कर रहे हैं सर जी। वो अपने रोल में कर रहे हैं, आप अपने रोल में कर रहे हो, अपने रोल में कर रहे हैं। हम सबका एक ही मकसद है कि अपने भारत को जो है ना जहाँ पे है वहां से और ऊपर ले चला जाए, और मजबूत बनाया जाए, और गौरवान्वित भारत बने हमारा। बिल्कुल सर, बहुत सही बात कही आपने। यही तो हम लोग का सबका मकसद है सर, सबका मकसद ये, चाहे आप उधर हैं चाहे हम इधर हैं सर, हम लोग का मकसद ये सब लोगों का। आप में से कुछ लोग अगर क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो माइक दे दीजिए प्लीज। हाँ जी सर, क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, पर एक क्वेश्चन है कि जैसे एथिक्स में पढ़ते हैं, जब भी जॉब एंड एथिक्स जो है वो बैलेंस करना होता है, तो उस सिचुएशन में जैसे आप कभी किसी पॉलिटिशियन के यहाँ या किसी पर्सन के यहाँ आप रेड डालने जा रहे हो एंड आपको लगा हो कि आपकी जॉब जो है वो थ्रेटन हो सकती है, या आप मतलब कुछ भी ऐसा, तो आपने मतलब क्या सोच के वहाँ पर आप फिर भी अपने आप को आपने मोटिवेट किया कि आपने रेट डाला हो, चाहे कुछ भी ऐसा आपने किया हो? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ऐसे इंस्टेंस आते हैं जो ये बोल रहे हैं, कई बार क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जो एथिक्स की बात आपने की, तो एक बार जब मैं शुरू में नया पोस्टेड था, बहुत यंग था, तो वहाँ पे क्या था कि एक बिजनेसमैन था और उसके साथ क्या था कि उसकी फैक्ट्री जो है कुछ दिन के लिए कुछ इशू हुआ, शट डाउन हो गई थी। तो उसके ऊपर लाइबिलिटी ड्यूटी की आ गई थी कि भाई आपने टैक्स पे करना उसकी, क्योंकि रोटेशन नहीं हो रहा था तो आप बिजनेस नहीं कर सकते। आप रोटेशन नहीं कर पा रहा था बंदा, तो उसका बिजनेस थोड़ा सा डाउन हो गया। अब वहाँ पे क्या था, मेरे पास ऑप्शन था कि मैं उसकी फैक्ट्री को जो है ना सीज कर दूं और अपनी रिकवरी कर लूं टैक्स की। लेकिन एक वृद्ध इंसान 62 ईयर्स ओल्ड मेरे पास मिलने आया और उसने बोला कि सर आप मेरे को टाइम दे दो कुछ दिन का, मेरे पास जितनी भी लायबिलिटी है मैं पे कर दूंगा, मेरा ये प्लान है, मैं अपनी इस फिर से जो हमारी फैक्ट्री है इसको चलाऊंगा और ऐसे ऐसे होगा, ये होगा, ऐसे ऐसे करेंगे। तो एज पर प्रोविज़न हमसे जो बना मैंने उसको किया, उसको टाइम दिया और अल्टीमेटली आप बिलीव नहीं करोगे 6 महीने के अंदर जैसा उसने प्रॉमिस किया था उसने इंस्टॉलमेंट टैक्स की भरनी शुरू कर दी। तो उस दिन मेरे पास लगता है ना कि आप पर डिस्क्रिशन होता है कई बार कि आप किसी कहते नहीं कि आप हार्श एक्शन लेके, कोर्सिव एक्शन लेके किसी का जीवन आप खत्म भी कर दो, और आप चाहो तो थोड़ा सा ह्यूमन टच देके आप उसके जो भी आइडियाज हैं, जो प्लान है, मान के विश्वास करके आप उसको थोड़ा लीवरेज देके आप वहां से टैक्स कलेक्शन अपना कर लो। वो मूवीज बना रही हैं आजकल। सही बात। नहीं बहुत सर, अब मूवीज में तो आप देखोगे तो बहुत सारी ऐसी मूवीज आते हैं, पुलिस को बहुत ग्लोरीफाई कर दिया जाता है। जी ठीक है, मूवीज में तो आप ये देखो डीप डाउन अगर आप जाके देखो तो मूवीज में वो चीज दिखाने की कोशिश करते हैं जो आम जीवन, आम इंसान अपने रियल लाइफ में नहीं कर पाता। वो हाइपोथेटिकल हो, अब इतनी बड़ी चीज लार्ज स्केल पे आपको ऐसी दिखाई जाती है कि वो बड़ा खुश होता है, अच्छा ठीक है यार मैं तो रियल लाइफ में कर रही, हाथ हो रही, बहुत अच्छी बात है। डीप डाउन आप वो हीरो बनना चाहते हो, सही बात, इसीलिए आपको ऐसी चीज दिखाई जाती है जो आप कर पाते सर वो मसाला नहीं मिलेगा, वो बंदा जो टिकट खर्च करके जा रहा है, ऐसे करके आप सर उड़ा दो सब कुछ, तो नहीं हो सकता ना सर। अब वो आपको अगर लॉ ऑफ लैंड है तो उसे फॉलो करना ही पड़ेगा ना सर। आप उसके बाहर तो जाके कोई काम नहीं कर सकते, चाहे नॉर्मल इंसान हो चाहे ऑफिसर हो जो इन्फोर्स कर रहा है, सबको लॉ में रहना। ऐसा नहीं कि ऑफिसर इम्यून है, उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी एज पर लॉ, उसके तहत भी रहना है, एज ए सिटीजन भी अंडर लॉ रहना है। तो ये बच्चों, ये बहुत ही प्रोफेशनल सर्विसेज हैं जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, राइट? तो ये नहीं सोचना कि किसी रिश्तेदार ने हमें कोई ताना मार दिया तो सिलेक्ट होता ही पहली रेट तो भाई आप ही के घर लगी, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू स्टे विद इन द कोड ऑफ कंडक्ट एंड
आपका कोई भी एक्शन, आप देखो अपने डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करते हो, देश को रिप्रेजेंट करते हो, सही बात सर्विसेज है। को करते हो, तो आपके एक्शन के रिएक्शंस होंगे, राइट? तो इसलिए 100%। अभी से वो जिम्मेदारी बच्चों और को इतनी develop करनी मैच्योरिटी चाहिए। होनी भी चाहिए। मैं बच्चों से यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप जो है यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और आपका सपना है सिलेक्ट होना, तो जब आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाओगे तो कोई बचकानी हरकत, कोई बचपना नहीं चलेगा। वो वहाँ किसको ढूंढ रहे हैं? वहाँ डिप्लोमेट को ढूंढ रहे हैं, वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर ढूंढ रहे हैं, वहाँ टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर ढूंढ रहे हैं, ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं कि भाई उस कुर्सी पे आप बैठोगे तो आप सही डिसीजन लोगे, सही निर्णय लोगे और सब चीज से परे लोगे, निरपेक्ष भाव से लोगे, कोई बैक ऑफ माइंड में रख के नहीं लोगे। आप उनको उल्लू नहीं बना सकते हो जी। वो तुरंत 2 क्वेश्चन के बाद पकड़ लेंगे कि आपके अंदर कितनी गहराई है, थर्मामीटर डालेंगे, टेम्परेचर कितना चढ़ा पता चल जाता है 2 मिनट के अंदर। सर तो अपना side कोई experience। इंटरव्यू एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहोगे, अगर आपको थोड़ा सा याद हो कि देखो कैसे इंटरव्यू याद नहीं, सारा याद है। इंटरव्यू में तो पहला अटेम्प्ट था मेरा, मेरे तो एक्सेप्शनल नंबर भी थे, 70% 210 मेरे मार्क्स थे, 210 नंबर, और 15 मिनट चला था, 15 मिनट ज़्यादा चला नहीं, लास्ट बंदा था मैं। तो एक क्वेश्चन जो मैं बच्चों को बताना चाहता हूँ, और शायद उसी क्वेश्चन ने जो है बहुत कुछ डिसाइड किया होगा। उसमें क्या थे, जो तालिबानी थे, वामा साहब ने बोला कुछ तालिबान लिबरल हैं और कुछ एक्सट्रीमिस्ट हैं, कुछ ऐसा वहाँ पे गुड बैड तालिबान। हाँ, गुड और बैड वाला चला था। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आपकी क्या राय है इस पे, कि ऐसा ऐसा बोल रहे हैं आप क्या। तो मेरा सिंपल था, भाई मेरे पास कोई फैक्चुअल नॉलेज नहीं है जिसके बेसिस पे मैं बोल सकूं कौन गुड है कौन बैड है, उनके पास होगी तो वो बोल रहे हैं। वो क्वेश्चन वही खत्म चंदन। अच्छा। आई डोंट हैव एनी फैक्चुअल नॉलेज जिसके बेसिस पे मैं बोल सकूं कि भाई कुछ बैड है कुछ गुड है। आप लोग उनकी राय है, वो बोल रहे हैं। कुछ तो लोग जो है साफ साफ सर ने बताया, कुछ लोग इसी बात पर अपना ज्ञान देना स्टार्ट करते हैं, हाँ। वहां फंस जाते फंस जाते हैं। सही बात है। तो वो ऑल ऑफ सडन मेरे को लगा मैं कैसे इनको जजमेंट करूं। सही बात। मेरे पास तो कोई तथ्यात्मक कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये बैड है ये गुड है, उनको उनके पास होगी बता रहे हैं। तो ये ब्यूरोक्रेट का यही एक डिप्लोमेटिक जो तरीका है ना, आपने जब तक कोई चीज की सही जानकारी नहीं है, नहीं बोलना है फैक्ट्स हैं क्लियर हैं तब बोलिए आप। यही वो देखना भी चाहते हैं, गोल गोल घुमाने का मतलब नहीं है सर, क्लैरिटी जो आपने शुरुआत की थी। सही बात है। सही है। तो इस पॉइंट पे लेट्स रैप दिस सेशन, और हम चाहेंगे सर कि आप आगे भी टाइम देते रहें और हमारे एस्पिरेंट्स को जो अब आपको उम्मीद से देखेंगे फॉलो भी करेंगे। एक सर अगर आपकी इजाजत हो, जी, मैं एक जी, लास्ट क्वेश्चन सर से बोलो पूछना चाहूंगा। सर जब आपने एग्जाम दिया था तब जैसे काफी अलग पैटर्न होता था, 2009 की बात है, तो 2 ऑप्शनल थे, क्वेश्चंस भी अलग तरह के आते थे। आजकल पैटर्न आपको पता है कि थोड़ा चेंज हो गया है। बिल्कुल। तो ऐसे में सर बहुत से स्टूडेंट्स अभी भी सोच रहे हैं कि वो 8-10 महीने अगर एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू करेंगे तो इस एग्जाम को क्लियर किया जा सकता है। तो क्या ये थॉट प्रोसेस सही है, या फिर अगर क्लियर करना है तो हमें 1.5-2 साल का प्रैक्टिकल मार्जिन रखना मैं पड़ेगा? अभी मेंटोरशिप भी देता हूँ बहुत सारे बच्चों को जो एटलीस्ट फैमिली फ्रेंड्स में है। जी सर। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा चंदन, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, और बच्चों को मैं अभी भी बोलना चाहूँगा कि आप अगर पूरे सिलेबस को देखो जो आज का सिलेबस है, और आप एकदम अगर स्टार्टिंग कर रहे हो, आज स्टार्ट कर रहे हो, तो कम से कम आपको 1 साल चाहिए एग्जाम में, साइकिल में घुसने से पहले 1 साल आपको चाहिए कि आप जितनी भी आपके ऑप्शनल है जीएस है उसको कंप्लीट करें। उसके बाद साइकिल में घुसें। जैसे मान लो कि अब अगले मई में एग्जाम होना है, तो अब ये टाइम नहीं है इस साल का एग्जाम अटेम्प्ट करने का। लेट्स स्टार्ट, यू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट में। मैं बोला ना शुरू में, डिस्टेंस लंबा है, समय सब गुजर जाता है, कोई समय किसी का मतलब, अगर आप ये सोच रहे हैं बच्चे जो है 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट तक निकाल देते हैं, जो भी अटेम्प्ट मिलता है 4 साल भी गुजर जाता है तैयारी करते हुए, तो समय बहुत लंबा है। लेकिन मैं यही बोलता हूँ कि भाई वो लकड़हारे वाली कहानी तुम्हें पता होगी ना, 2 लकड़हारे थे, लकड़ी काटते थे, एक दिन भर लगा रहता था, थोड़ी लकड़ी काटता था, 1-2 घंटा काटता था, रुकता था, फिर से धार लगाता था, फिर काटता था, 4 ही घंटा काम, ज्यादा लकड़ी काटता था। तो बच्चों के साथ मैं वही कहना चाहता हूँ भाई कि ये लंबा बहुत है। आप जो है एकदम अपनी कहते नहीं है कि अस्त्र शस्त्र जो है ना उनको तैयार करके रखिए, पहले उसकी प्रॉपर तैयारी कर लीजिए, उसके बाद साइकिल में घुसिए। आपके सिलेक्शन के चांसेस जो हैं डबल हो जाते हैं कि आप पास कर जाएंगे पहले अटेम्प्ट में या दूसरे अटेम्प्ट में। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि नहीं मैं जल्दबाजी में हूँ, घुस जाऊं और अभी मैं सुपरमैन हूं, मैं कर लूंगा 6-7 में, कर भी सकते हो आप, मैं नहीं कह रहा कि आप नहीं कर सकते हो, लेकिन हो सकता है कि वो उतने बेहतर रिजल्ट नहीं आए, हो सकता है आ भी जाए। लेकिन जो सबसे प्रैक्टिकल अप्रोच है भाई, पहले पढ़ लो, समझ लो, तैयारी एक बार कर लो, फिर साइकिल में घुसो। राइट। फिर क्योंकि साइकिल में अगर आप घुसोगे 6 महीने का साइकिल भी है मेरे ख्याल से, मई से लेके मई तक 1 साल का साइकिल ही है, 1 साल का साइकिल, 1 साल की आप तैयारी कर लो। तो
भाई 2 साल तो आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे सर। इतनी बड़ी चीज करने जा रहे हैं, 2 साल इन्वेस्ट नहीं करना चाहते आप। सर एक सही और बात क्वेश्चन है, सॉरी सर। जी बताइए, बिल्कुल पूछ लीजिए। जैसे होता है कि एक कोई प्रिपरेशन कर रहा है एस्पिरेंट, वो फेल हो जाता है, प्रीलिम्स फेल हो गया, मेंस फेल हो गया, उसके बाद वो करता ही नहीं है कोशिश। लेकिन डॉक्टर्स ने आपको बोला था कि आप कभी चल नहीं पाओगे, नी सर्जरी नहीं था, आप दौड़ नहीं सकते हो, चल नहीं पाओगे, दौड़ नहीं पाओगे, एंड फिर भी आप फिटनेस इन इंडिया के आप फेस है, तो आप क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे? बहुत 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 बढ़िया सवाल है। क्योंकि आप एक चीज सोचो कि पास फेल होना जो है ना, कुछ भी परमानेंट नहीं है। आज आप फेल हो, आप अगर फिर से मेहनत कर रहे हो तो कल आप पास भी हो सकते हो। आज अगर आप पास हो गए हो, अगर आप किसी दूसरे एम की तरफ जा रहे हो, अगर मेहनत नहीं करोगे तो उस एम को अचीव नहीं कर पाओगे, फेल भी हो सकते हो। और कहने का मतलब है ना कि मेरे अंदर जो मैंने शुरू में बताया था कन्विक्शन, कि अपन जो है ना, ये जो जितनी भी चोट है, ये डॉक्टर की बात तो ठीक है, लेकिन अपन इसको कैसे हील कर सकते हैं। इसीलिए मैंने पूरा जो डाइटिशियन का कोर्स होता है, न्यूट्रिशनिस्ट का, पूरा पढ़ा कि बॉडी के अंदर क्या है, कैसे क्या एनाटॉमी है, कैसे इसको डाइट से सही कर सकते हैं। और उसमें एज भी मेरी कुछ खास नहीं थी, तो मैं उन चीज़ पे भरोसा नहीं करता। लेकिन जब डॉक्टर मिले, अच्छे कंसल्ट किया, तो उन्होंने बोला आपकी मसल्स मजबूत हो जाएगी, तो यहाँ प्रेशर कम आएगा, जॉइंट पे, जोड़ पे कम रहेगा प्रेशर। तो उन सब चीज़ को मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया लाइफ में। जितना मैं 107 किलो का होता था उस समय, ओवरवेट बहुत ज़्यादा था, फिर मैं अपने आप को फ्रेम में लेके आया। और कहते नहीं, हार नहीं मानना, जब तक दौड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं वाली बात है कि अंदर जो है ना, आपके अंदर जब आप अंदर से हार मान लो तभी हारते हो। अदरवाइज वो कन्विक्शन रखना है कि यार मैं कर सकता हूं। अगर अंदर से आवाज आ रही कर सकते हो ना, तो आज नहीं कल तो हो ही जाएगा। तो वो अंदर से आवाज आनी बहुत जरूरी है। आज मैं मैराथन भी करता हूँ, फुल मैराथन भी करता हूँ, हाफ मैराथन भी, कुछ फर्क नहीं पड़ता सर। सब थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक हमारी टीम से क्वेश्चन आ रहा है सर, कि सर से कुछ एक्सरसाइजेस पूछिए स्टूडेंट्स के लिए जो बेसिक एटलीस्ट वो शुरू कर दें। जब मैं 24 मिनट की बात करता हूँ तो मैं एक्सरसाइज हमेशा आपको यही बोलता हूँ, देखो आप घर पे अगर हो, ठीक है, अगर पार्क में भी नहीं जाना चाहते हो तो आपके पास बेसिक क्या है। जैसे आज गणेश चतुर्थी है, तो मैंने आज स्क्वाट किए, 108 स्क्वाट किए गणपति जी के नाम पे, और नॉन स्टॉप किए। तो मैं कहता हूँ कि स्क्वाट्स क्या होता है कि बॉडी वेट एक्सरसाइज है। आपके पूरी जो लेग का वर्कआउट है, लोअर बॉडी का है, पूरी अच्छी वर्कआउट हो जाती है लोअर बॉडी की। इसके अलावा एक होता है जिसे आप दंड बोलते हो, पुशअप। आप पुशअप करो। आप ये चिंता ना करो कि पुशअप का पोजीशन सही है कि नहीं सही है, हाथ दूर है, पास है, यू जस्ट स्टार्ट डूइंग। सही बात। अगर आप करोगे तो आपका कुछ न कुछ तो मसल के ऊपर टेंशन आएगी ना। टेंशन आएगी तो मसल तो टूट रही है, बन रही है ना। अभी आपने ये मसल बननी है, ये मसल बननी है, उस पर मत जाओ, स्टार्ट डूइंग। एक तो आप पुशअप करो, एक आप स्क्वाट करो। बॉडी में 2 पार्ट होते हैं, और थोड़ी कोर जो दोनों को जोड़ती है, थोड़ी कोर स्ट्रेंथनिंग के लिए जो है आप आराम से लेट के चाहे पैर ऊपर नीचे कर लो, चाहे माउंटेन क्लाइंबिंग कर लो, साइकिलिंग कर लो, कुछ भी कर लो, थोड़े वो कर लो। अगर आप ये 3 वेरिएशन बॉडी के तीनों पार्ट आप ट्रेंड कर रहे हो, तो इतने में आपके जो है थोड़े से पसीने आ जाएंगे। थोड़े से पसीने, आप बिलीव नहीं करोगे, अगर बैठ के इंसान जो है सूर्य नमस्कार भी कर ले, बैठ के नहीं, सूर्य नमस्कार भी अगर 20-25 कर दे ना, तो फिटनेस के लिए परफेक्ट है। उतना भी चलेगा, रीढ़ की हड्डी भी सीधी हो जाएगी। और सारे सूर्य नमस्कार के पोजीशन सीख लो। अपने यहाँ योग तो हम लोग लेके गए इतना दूर तक, तो थोड़े से उसको ऐड कर लो, आपके घर में ही आपका काम हो जाएगा, आपको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। राइट। अब पार्क में मौका मिल जाए तो पार्क में दौड़ आओ थोड़ा। तो सर ये स्टूडेंट्स को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इस तरह की चीज़ें आप अपने सोशल मीडिया पर भी शेयर करते रहते हैं, तो आप सर बच्चों को भी अपना सोशल मीडिया के बारे में बता सकते हैं, जहाँ पर वो आपसे ऐसी आपकी रील्स के जरिए नॉलेज ले सकें। एक्चुअली मेरा क्या है कि चंदन, जब मैं वर्कआउट करता हूँ डेली, तो मैं एक पोस्ट डाल देता हूँ। ठीक है। वो गाड़ी में जब मैं आ रहा था तब तक मैं पोस्ट भी कर चुका होता हूँ, विदिन 2 मिनट। ट्रेनर को बोलता हूँ भाई तू थोड़ा शूट कर दे कुछ। तो बच्चों, मेरा जो हैंडल है इंस्टाग्राम पे नरेंद्र_यादव_IRS करके है। आप वहां पे आ जाओ। आपके जो और पर्सनल क्वेश्चंस भी होंगे कुछ हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर इट। जी ग्रेट ग्रेट। ठीक है सर, तो बहुत अच्छा लगा सर आपके साथ ये सेशन, एंड वी रियली हैड फन, और बहुत ही कैंडिड कन्वर्सेशन मुझे फील हुई। बिल्कुल। तो आने वाले टाइम में हम उम्मीद करते हैं कि आप फिर से थोड़ा सा समय निकाल के जरूर विजिट करेंगे। एंड रियली वंडरफुल। थैंक यू सो मच चंदन। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।